लेकिन साथियों असमय हमारे बीच से चले गए, बहुत कम समय में हमारे बीच से चले गए। जाने से पहले 7 अगस्त सन 2006 को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी की स्थापना, उसकी घोषणा करके ऐलान किया था कि मैं मध्य प्रदेश में और उसकी शुरुआत मालवा की धरती से करूंगा। मालवा की जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सामान्य जाति के जो इंसानियत और मानवता में विश्वास और भरोसा करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को इस गहरे हरे झंडे के नीचे लेकर के मध्य प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करने का काम करूंगा, ऐसा फूल सिंह चौहान साहब चाहते थे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत ही कम समय में हमारे अपने बीच से वो जमाने को, दुनिया को अलविदा कह गए, हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लेकिन आज भी उनके जाने के 13-14 साल बाद भी आज पूरे मालवा के अंदर, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फूल सिंह चौहान साहब कौन थे, ये उनके तमाम समय के नेता उनको अच्छी तरीके से जानते, उनको पहचानते थे, आज भी उनको याद करते हैं। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि लोग उन्हें याद करते हैं जिनका जीवन अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए होता है, समाज के लिए होता है, लोगों के लिए होता है, देश के लिए होता है, और लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के सम्मान के लिए, लोगों के हक और अधिकार के लिए वो जीवन भर लड़ने वाले लोग होते हैं, लोग उन्हें याद करते हैं। इसलिए ऐसे हमारे जो पार्टी के संस्थापक रहे परम पूज्य भाई साहब फूल सिंह चौहान साहब, साथियों आज भी उनके जाने के बाद लोग उन्हें याद करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के ये चाहते हैं कि परम पूज्य भाई साहब फूल सिंह चौहान साहब ने जो उद्देश्य लेकर के, जो सपना उन्होंने देखा था, जो लक्ष्य उन्होंने रखा था कि जिस तरीके से देश के अंदर, देश के बाकी राज्यों में वहाँ की जो बड़ी बड़ी जातियां हैं, उन जातियों ने संगठनों के निर्माण किए और अपने जैसी कई और छोटी छोटी जातियों में भाईचारा पैदा करके एक मजबूत संगठन निर्माण करने का काम किया। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत हो, ऐसा वो मध्य प्रदेश के अंदर चाहते थे। और ये मेरा मानना है कि जिस दिन हमारा ये अपना जो तबका है, ये मालवा के जो अपने लोग हैं, इस बात को जिस दिन समझ गए साथियों, यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसी से लगा हुआ जो निमाड़ है, निमाड़ में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर SC/ST के लोग एक मंच पर आ जाते हैं और पिछड़े वर्ग के भाई जो आज आजादी के 70-75 साल बाद भी उनकी स्थिति जो की त्यों बनी हुई है, ज्यादा कुछ उनको मिला नहीं है। अगर पिछड़ा वर्ग के लोग भी हमारे साथ आ जाते हैं तो मध्य प्रदेश में हम लोग सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा फूल सिंह चौहान साहब चाहते थे। इसलिए साथियों, आज हम सब लोगों को इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों को आज सबसे बड़ी जो ज्वलन समस्या हमारे सामने है, सबसे बड़ा जो भीषण संकट इस देश में खड़ा हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का संविधान खतरे में है। आपके संविधान को सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ताधारी लोग कमजोर करने में लगे हुए हैं। आपने देखे हैं इन 7-8 सालों में आपने देखा कि कई सारे बड़े बड़े संविधान में संशोधन हुए, नए नए परिवर्तन, नए नए कानून लेकर आ रहे हैं, जिससे हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान कमजोर पड़ रहा है। इसलिए हमको आज लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। आप इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारी संख्या इतनी कम है, इस बात से दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आज इन 7-10-12 सालों में हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मिला या 25 सालों में हम कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें इस बात की खुशी होना चाहिए कि हम लोगों ने इन 25 सालों में सही दिशा में संघर्ष करने का काम किया है। हमारे महापुरुषों ने, महात्मा गौतम बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, पेरियार, रामास्वामी नायकर, महात्मा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समता मूलक समाज की कल्पना की थी। उस समता मूलक समाज को बनाने की दिशा में हमने ये 25 साल लगा दिए। इस बात की हमें खुशी होना चाहिए कि जो ऋण हमारे महापुरुषों का था, उन महापुरुषों के ऋण को हम उतारने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। ये बात अलग है कि हम उसे
सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हम आज भी 25 साल निरंतर 25 वर्ष सफलता नहीं मिलने के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। उन लोगों से हम लोग बहुत बेहतर हैं जिन लोगों ने संविधान की बदौलत सांसद बने, संविधान की बदौलत विधायक बने, संविधान की बदौलत सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य बने, लेकिन बनने के बाद इस समाज की ओर देखना वो पसंद नहीं करते, इस समाज की ओर देखना भूल जाते हैं और सबसे ज्यादा लाभ लेने के बावजूद भी महापुरुषों के विचारों पर, महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर वो कभी भी चलने का नाम नहीं लेते। सबसे ज्यादा अगर कोई गद्दारी करने का काम कर रहे हैं तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, जो इतने सारे होने के बावजूद भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी पंचायत देश की है, जो संसद है, संसद में 131 SC ST के सांसद है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगभग 44 अनुसूचित जाति के विधायक है, 47 आदिवासी विधायक है, लेकिन जब भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ कोई कानून लेकर के संसद में सत्ताधारी लोग आते हैं, तब हमारे जो SC ST OBC के सांसद और विधायक है संसद में गूंगे और बहरे बनकर बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठाता है। इसलिए दुर्भाग्य की बात है, काश अगर ये लोग आवाज समय समय पर उठाते, ना तो कोई निजीकरण का कानून बनता, ना कोई किसान बिल लेकर के आता, ना कोई GST कानून बनता, ना कोई और कानून बनता। साथियों, मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आज चारों तरफ पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण आज पूरा देश परेशान है, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, समाज का कोई भी तबका सुखी नहीं है। और इन वर्षों में आपने देखा होगा कि आज इस सरकार जो दिल्ली में केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार ने निजीकरण के कानून जो 1990-92 में कांग्रेस ने लेके आई थी, और अभी उसी निजीकरण के कानून के तहत केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे सरकारी जो संस्थान है उन सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर दिया। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमारा जो BSNL जो पहले सरकारी हुआ करता था उसको बंद कर दिया, MTNL को बंद कर दिया, जो कोल माइंस है झारखंड के अंदर है, बिहार के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर कोयले की जो खदानें हैं उनको धन्ना सेठों को बेचने का काम सरकार ने किया। जो हमारे बंदरगाह है, जो दक्षिण भारत में समुद्र में जो हमारे जहाज चलते हैं, उन बंदरगाहों का केंद्र सरकार निजीकरण करने में लगी है। जो देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट को बेचने में सरकार लगी हुई है। अभी आपने देखा कि जो हमारी एयर इंडिया है, जो हमारे हवाई जहाज चलते हैं, इसको सरकार ने बेचने का काम किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब सरकारी विभागों का निजीकरण हो जाएगा, सरकारी कंपनियां प्राइवेट क्षेत्रों में चली जाएगी, तो फिर गरीब जो बेटे हैं, गरीब जो बेटियां हैं, पिछड़े वर्ग के भाई बहन है, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहन है, बेटे और बेटियां जो पढ़ लिख करके जो हायर एजुकेटेड है, जो मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, फार्मेसी की डिग्री लेकर के आ रहे हैं, उन लोगों को रोजगार नहीं मिलना है, उनको रोजगार नहीं मिलना है, रोजगार खत्म होना है। दूसरी तरफ साथियों, जब ये धन्ना सेठों के हाथ में जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, देश के सरकारी क्षेत्र के जो उद्योग है, शासकीय जो विभाग है, रेलवे जैसा विभाग है, अगर ये निजी हाथों में चला जाएगा तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि निजी क्षेत्र में संविधान के अंदर किसी भी तरह का आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, आरक्षण का कोई व्यवस्था निजी क्षेत्रों में नहीं है। तो हम लोग वहां भी दमदारी से ये नहीं कह सकते कि आप हमें नौकरी दीजिए। इसलिए साथियों, ये संविधान में जो आरक्षण व्यवस्था है, इस प्रतिनिधित्व की, भागीदारी की व्यवस्था को ये सरकार आज खत्म करने में लगी है। इसलिए इस बात पर हमें और आपको चिंतन करने की जरूरत है, सोच विचार करने की जरूरत है। इसलिए जब भी इन मुद्दों को लेकर के कभी भी आंदोलन हो, कभी भी अगर कोई संघर्ष का मामला हो, तो आप लोगों को पीछे हटने की जरूरत नहीं है। इसलिए साथियों, आज सबसे बुरे हालात देश में निजीकरण के मामले में है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये सरकार निजीकरण बंद करे और जितने भी सरकारी विभाग जिनका निजीकरण कर दिया है उनका फिर से सरकारीकरण होना चाहिए, ताकि जनता के हाथ में, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में देश की सरकार और देश के विभाग वो ईमानदारी से चला सके, वो लोगों को उसका फायदा मिल सके। दूसरा साथियों, महंगाई के मामले में अभी आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अभी कुछ दिनों बाद पहले आपने देखा कि 110 के आसपास डीजल हो गया था, 120 रुपए के आसपास पेट्रोल हो गया था।
ये सरकार ये माना कि भारत के अंदर 70% जो तेल है, कच्चा तेल जो अरब देशों से, खाड़ी देशों से भारत में उसका आयात किया जाता है, और वो वहां से जब भारत लेके आते हैं तो उसका जो कुल मूल्य है 34 रुपया 1 लीटर पेट्रोल का कीमत होता है, लगभग इतना ही डीजल का होता है। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र की सरकार जो एक्साइज ड्यूटी है, जो उत्पाद शुल्क है, जो टैक्स, लगभग 34 रुपया उस पर टैक्स लगाने का काम सरकार कर रही थी। और इसके बाद जो प्रदेश की सरकार है, प्रदेश की सरकार भी इस तरीके से वेट जो एक कर है वो कर के प्रदेश की सरकार भी उस पर लगाती। तो इस तरीके से साथियों, अगर 120 रुपए का पेट्रोल है तो 80 रुपए तक लगभग टैक्स केंद्र और राज्य सरकार लगाने का काम करती है। मतलब जितना उसका जो कुल कीमत है, उस कीमत के बराबर केंद्र सरकार उस पर टैक्स लगाती थी। लेकिन पूरे देश के अंदर जब चारों तरफ इसका विरोध हुआ, लोगों ने आंदोलन किए, लोग सड़कों पर आए, केंद्र सरकार इसके बाद भी नहीं मानी साथियों। लेकिन अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पूरे 12-13 राज्यों में कुछ सीटों पर, 29 सीटों पर शायद विधानसभा के उपचुनाव थे और 3 जगह लोकसभा के चुनाव थे। मंडी हिमाचल प्रदेश, खंडवा मध्य प्रदेश और दादर नगर हवेली। भारतीय जनता पार्टी को 3 में से 2 जगह मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें विधानसभा की हार गई, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हार गए, और भी जगह ये चुनाव हारे। और जहां भी एक सीट जो खंडवा की जीती थी, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि 2019 में जो जीत 3-4 लाख की हुआ करती थी, वो 69,000 पर सिमट गई। तो भाजपा को ये समझ में आ गया कि देश की जनता नाराज है, इसलिए तत्काल अगले ही दिन दिवाली का बहाना बना करके केंद्र की सरकार ने 5 रुपया पेट्रोल पर और 10 रुपया डीजल पर उत्पाद शुल्क जो कस्टम ड्यूटी कम कर दी। और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी पूरे देश में उसको कम कर दिया। तो कहीं ना कहीं साथियों, तो पहले तो 50-60 रुपया बढ़ा दिया, और 60 रुपया बढ़ाने के बाद अगर 5 रुपया कम कर दिया तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इसलिए इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत हमारे लोगों को नहीं है। हम ये चाहते हैं साथियों कि इसमें कम से कम 60 से 65 रुपया लीटर डीजल होना चाहिए, 70 से ज्यादा पेट्रोल नहीं होना चाहिए। या फिर आप लोग डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लेकर आओ, और जीएसटी में जब वो आता है तो पूरा एक ही जीएसटी टैक्स उस पर लगेगा, जितना होगा उतना हो जाएगा, उसकी चिंता हम और आप नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को आसानी से और कम कीमत पर डीजल और पेट्रोल मिलेगा। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आपको पता होना चाहिए कि किसान जो 600 रुपए में बक्खर चलाया करते थे, वो आज 900 रुपया घंटा हो गया। जो भाड़ा 500 रुपया कभी किसी से लिया करते थे, वो भाड़ा 800 रुपया हो गया। जिस भाई को अगर आष्टा से भोपाल जाना था, 80 रुपया किराया था, वो 150 रुपया हो गया। और साथियों, और तो और जैसे आष्टा के तमाम जो व्यापारी है, आज की तारीख में किराना हो, लोहा हो, सरिया हो, सीमेंट हो, कपड़ा हो, कोई सूरत से सामान आता, कोई अहमदाबाद से आता है, कोई पूना से आता है, कोई मुंबई से आता है। तो जो भाड़ा 30,000 रुपया हुआ करता था, वो भाड़ा 40-50 हजार रुपये हो गया। तो डीजल और पेट्रोल के बढ़ने से, उनके भाव के बढ़ने से जीवन के हर क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसलिए साथियों, हम ये चाहते हैं कि इतने से काम चलने वाला नहीं है। सरकार को डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत में और कमी करने की आज जरूरत है, जनता को राहत देने की जरूरत है। मैं आपसे ऐसा कहना चाहता हूं। इसलिए साथियों, सत्ताधारी लोग जो बैठे हैं सत्ता में, और उनके कार्यकर्ता, उनके जो लोग हैं, वो तो उनको सब कुछ ठीक दिखाई देता है, अंधभक्त है, उनको कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। लेकिन जो आज विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। आस्था के अंदर प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी सीहोर जिले की 3रे नंबर की पार्टी है, और हम 3रे नंबर के विपक्ष में होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है, हमारा ये धर्म है कि हम लोग सरकार की गलत नीतियों का, जनता के खिलाफ जो नीतियां बन रही है उसका विरोध करें, ताकि जनता को उसका फायदा मिल सके। साथियों, इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में चाहे फिर वो निजीकरण हो, चाहे आपका बढ़ती महंगाई हो, बेरोजगारी का मामला, आज आपको पता होना चाहिए साथियों कि हमारे बहुत सारे भाई और बहन, हमारे लोग आज मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत मेहनत करके बड़े शहरों में बच्चों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोई इंदौर में पढ़ाई कर रहा है, कोई भोपाल में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन पढ़ाई करने के बाद साथियों रोजगार नहीं मिलता है। आपको पता होना चाहिए, आज लाखों की संख्या में PhD होल्डर, एमटेक किए हुए, एम फार्मा किए हुए और तमाम
तमाम प्रकार की, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो फिर मैनेजमेंट हो, चाहे वो टेक्निकल हो, हर तरह की जो एजुकेशन को लेकर के आज हमारे बहुत सारे बहन और भाई है, बेटे और बेटियां बेरोजगार घूम रहे हैं। और आज सरकार के हर विभाग के अंदर हमने पिछली बार पेपर में आया था कि केवल और केवल मध्य प्रदेश के ये सिर्फ एक सीहोर जिले का एक स्वास्थ्य विभाग है, उसमें लगभग 475 पोस्ट एक ही जिले में खाली पड़ी है। तो सरकार के 52 विभाग है। आप सोच लीजिए, अगर हर विभाग के अंदर सरकार चाहे तो एक ही जिले के अंदर हजारों लोग रोजगार लग सकते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि एक भी बेरोजगार आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा, सब लोग लगभग रोजगार से लग जाएंगे। लेकिन साथियों, ये सरकार रोजगार देना नहीं चाहती है। ये सरकार रोजगार के सारे अवसर खत्म करना चाह रही है और जितने भी जो शासकीय क्षेत्र है उन शासकीय क्षेत्रों का निजीकरण करके धन्ना सेठों के हाथों को मजबूत करना चाह रही है। अडानी और अंबानी को ताकतवर बनाना चाह रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनकी सोच सामंतवादी सोच है, ये जातिवादी सोच वाले लोग हैं। इनके अंदर गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों को इनके उत्थान करने का, इनको आगे बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं है। इसलिए साथियों, सबसे ज्यादा आज रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। इसलिए हमें रोजगार की हमारे लोगों को जरूरत है, रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। साथियों, इसी तरीके से आज पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों आपने देखा कि उन्नाव के अंदर बड़ी घटना हुई, हाथरस के अंदर बड़ी घटना हुई, मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंदर नेमावर के अंदर 5 लोगों की निर्ममता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक उनकी हत्या कर दी गई। तो आज देश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग की जो महिलाएं और बेटियां, उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनकी जिंदगियां सुरक्षित नहीं है। इसलिए साथियों, आज अगर जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हम लोगों को, आप सबको मिलकर के मुकाबला करने की जरूरत है, सड़कों पर आने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर का वो संविधान आपको ये अधिकार देता है, ये हक देता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा ढीली है, इतनी ज्यादा कमजोर है कि महीनों तक पीड़ित परिवार परेशान होते रहते, लेकिन रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है। थाने में जाते हैं, लोगों को बेइज्जत करके, धक्का करके भगा दिए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट तक नहीं होती है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आस्था विधानसभा की, चाहे वो थाने का मामला हो, चाहे ये तहसील का मामला हो, चाहे वो जनपद का मामला हो, चाहे बिजली घर का मामला हो, चाहे वो किसी और विभाग का मामला हो, गरीबों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी साथियों गरीब यहाँ न्याय मांगने के लिए जाते हैं, अपनी परेशानी को बताने के लिए जाते हैं, तो लोग उनका उपहास उड़ाते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते, धक्के मारकर उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ रिश्वतखोरी बड़ी चरम पर है, रिश्वतखोरी और कमीशन खोरी चरम पर है, और यही हालत पूरे मध्य प्रदेश की है। हर विभाग के अंदर जितने विभाग के मुखिया हैं, जितने विभाग के मुखिया, जितने अधिकारी है, सबसे यहाँ कमीशन लिया जाता है। और जब विभाग का मुखिया, विभाग का जो अधिकारी कमीशन लेता है, तो फिर वो जनता को लूटने का काम करेगा, जनता का ईमानदारी से काम नहीं करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत छोटे छोटे कर्मचारी, एक पटवारी स्तर के कर्मचारी, तहसीलदार और एसडीएम के फोन नहीं उठाते हैं। छोटा सा काम होता है, लोगों से पैसा मांगते, बिना पैसा कोई काम नहीं होता है। बहुत बुरे हालात है। इसलिए साथियों, ऐसा माहौल बना हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बात को समझने की जरूरत है। ऐसे बेईमान और चोर लोगों को, ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे लोगों को, रिश्वतखोर लोगों को सत्ता से बाहर फेंकने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण जिनकी हैसियत सरपंच नायक नहीं है, वो विधायक सांसद बन रहे हैं। साथियों, ये बड़े दुख की बात है। और इस समाज की ओर वो कभी मुड़ करके नहीं देखते। समाज लुटता पिटता जा रहा है। आज इसी आस्था विधानसभा की बात मैं कहना चाहता हूँ। 48 सरपंच यहाँ अनुसूचित जाति के हैं, 8 यहाँ जनपद अनुसूचित जाति के हैं, यहाँ पर 4 जिला पंचायत अनुसूचित जाति के हैं, विधायक और सांसद यहाँ अनुसूचित जाति का है। लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार की घटना अगर होती है, सबसे ज्यादा अन्याय अगर होता है, तो यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों पर होता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, किसी गरीब का कोई भगवान नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को सोचने की जरूरत है, चिंतन और मनन करने की जरूरत है। जब चुनाव आता है तो साथियों, ये लोग आकर के आपके पैर पड़ लेते हैं, दारू बांट देते हैं, पैसा का लिफाफा चला जाता है, और चुनाव बाद आपकी तरफ कोई मुड़ करके नहीं देखता। इसलिए साथियों, इन सब चीजों को आपको छोड़ने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूँ, हम कई दिनों से लगे हैं, हमको खत्म करने के लिए कई प्रकार के प्रलोभन भी आए, कई प्रकार के लालच भी
भी आए, आर्थिक लालच भी आए, दुनिया की सारी बातें आई, लेकिन हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। एक बार अगर हम कामयाब हो जाते तो मैं कहना चाहता हूं साथियों कि यहाँ लगाम लगाने का काम हम लोग करते, किसी की माई की ताकत, माई की माल की ताकत नहीं कि गरीब को परेशान कर सके। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हो पाया। हमारे लोग जिनके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, जब वो वक्त आता तो हम पे इल्जाम लगाते हैं कि ये बीजेपी से बिक जाते हैं, कांग्रेस से पैसा ले लेते हैं, ये वोट बेच देते हैं। बड़े दुख की बात है, हमारे इस देश में मध्य प्रदेश का मालवा और मालवा में हमारे लोग बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं। आप लोग घर घर में आज टीवी है, सोशल मीडिया है, पेपर है, पूरे देश के अंदर राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम हो रहे हैं। आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है, आप लोग उससे दूर है। आप उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कितनी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर है, बिहार के अंदर कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, बंगाल के अंदर कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी को तो बिहार और यूपी में और आपका बंगाल में वहां के लोगों ने सफाई कर दिया। इतनी बुरी हालत कांग्रेस की वहां कर दी कुल मिलाकर के। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों, बहुत मुश्किल से फूल सिंह चौहान साहब ने बहुत मेहनत गांव-गांव जाकर के परिश्रम किया है और अपने लोगों को तैयार किया है मजबूती से। हम लोगों ने भी उनके जाने के बाद पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी लगन और मेहनत के साथ मालवा के कई जिलों में इस संगठन को हमने बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये पिछले 2-3 सालों से प्राकृतिक आपदा के कारण इतनी जो गति हमारी चलने चाहिए थी, जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हम फिर से उसको उठ करके खड़े होकर के चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे यही मानना है, यही कहना है साथियों कि आप लोग जिस दिन अगर ये गहरा हरा झंडा है, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हमारे सामने बड़ी कई सारी समस्याएं आती, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है कि लोगों के जमीनें लोग चुरा लेते हैं, लोगों को हाथ पैर तोड़ के खून लोगों का निकाल देते हैं, लोगों के सर फोड़ देते हैं, लेकिन थानों में उनकी रिपोर्ट तक भी नहीं होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन साथियों आपका समाज, आपके लोग, अगर कमजोर वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग तैयार हो जाते हैं और अगर आपको कोई ऐसी समस्या आती है, ऐसी दिक्कत और परेशानी आती है, अन्याय अत्याचार आपके साथ होता है और कोई थानेदार आपकी रिपोर्ट नहीं लिखता, कोई एसडीएम आपकी बात को नहीं सुनता, तो ये गहरा हरा झंडा लेकर के हजारों की संख्या में आस्था की सड़कों पर, इछावर, सीहोर, शाजापुर की धरती पर, इंदौर की धरती पर आप जिस दिन खड़े हो गए, तो मैं कहना चाहता हूं कि एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार बहुत छोटा है। उस जिले का जो एसपी है, उस जिले का कलेक्टर आपके कदमों में होगा। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है साथियों। इस संविधान ने आपको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ अधिकार दिया है। और कब तक आप लोग सोते रहोगे? अगर आप लोग सोते रहोगे तो आपके अधिकार है, आपके हक धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलना आपको। लेकिन अगर आप लोग अपने जाग करके अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने क्षेत्र में अगर खड़े हो गए हजारों की संख्या में, तो फिर मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आपका कोई अपमान नहीं कर पाएगा, आपकी कभी कोई रिपोर्ट दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको साथियों कि महात्मा गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि अत्तो दीपा भव, अपना दीपक खुद बनो। आपकी तकदीर कोई दूसरा सुधारने वाला नहीं आएगा, कोई अवतार नहीं लेगा, कोई भगवान आपकी तकदीर को नहीं संवार सकता। अगर आपकी तकदीर आपको बनाना है, अगर आपको मजबूत बनाना है, अगर भाग्य को अपने बस में करना है, तो आपको ताकतवर बनने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। दुनिया में साथियों उन्हीं लोगों का नाम इतिहास में रहा है, उन कौमों का लोगों ने सहयोग सम्मान किया है जिनके पूर्वजों ने खून बहाया है। आपने देखा होगा कि आप साथियों कि आप राणा प्रताप की जयंती लोग क्यों मनाते हैं? उस समय जब मुगलों की पूरे देश में हुकूमत हुआ करती थी, पूरे राजपुताना में मुगलों की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन राणा प्रताप ने चित्तौड़ देने से मना कर दिया। अंतिम समय तक लड़ाई लड़ते रहे। अकबर ने कहा कि राणा मेरे आकर के मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, मैं मेवाड़ को क्या पूरा राजपुताना देने को तैयार हूं। लेकिन राणा प्रताप ने मना कर दिया। लड़ते लड़ते आखिर तक लड़ते रहे, शहीद हो गए। लेकिन साथियों अपने सम्मान और स्वाभिमान से उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। आज पूरे देश में पूरे देश में लोग सम्मान के साथ याद करते हैं, गद्दारों को कोई याद नहीं करता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कौम जिनके पूर्वजों ने खून बहाया,
जिनके पूर्वजों ने संघर्ष किया। आज सिखों का इतिहास आपने देखा साथियों कि गुरु नानक से लेकर तो गुरु गोविंद तक 10 गुरु हुए और सभी जितने गुरु हुए तमाम गुरुओं ने इस देश के अंदर अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया। तलवार के बल पर उन्होंने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, शहीद हुए, इसलिए आज पूरी दुनिया के अंदर सिखों का नाम लोग जानते हैं। इसलिए मालवा बहुत बड़ा है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार और आप साथियों इस बात को सोच लो, अच्छी तरीके से विचार कर लो कि आपकी तकदीर को संवारने के लिए, आपके अत्याचारों को दूर करने के लिए, आपके खोए हुए मान सम्मान को दूर करने के लिए कोई भी अवतार नहीं लेने वाला है। कोई भी खुदा, कोई भी ईश्वर नहीं आने वाला है। ये सब आपको ही अपने बल पर प्राप्त करना होगा और इसके लिए आपको उठ करके खड़ा होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़कर ही सारी चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं सब बात इसलिए कह रहा हूं कि परम पूज्य भाई साहब फूल सिंह चौहान साहब हमेशा इस बात को कहा करते थे कि जिस दिन मालवा के लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद मालवा की कम से कम 15 से 20 सीटें प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी अगर जीतने में सफल हो गई तो वो कहते थे कि मध्य प्रदेश में ये जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, इस मध्य प्रदेश की राजनीति, इसकी जो केंद्र है वो केंद्र प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी होगी और सत्ता की चाबी प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के हाथों में होगी, ऐसा वो कहा करते थे। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत प्रयास करने की जरूरत है, बहुत त्याग करने की जरूरत है, लोगों को जोड़ने की जरूरत है। तमाम छोटी छोटी जातियां जिनकी एक जैसी तकलीफ और समस्या है उनमें भाईचारा बनाना है। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को जोड़ने की जरूरत है, माइनॉरिटी के लोगों की जरूरत है। इस प्रकार से एक बड़ा हमें संगठन निर्माण करने की जरूरत है और जिस दिन हम लोग अन्य समाज के लोगों को, अन्य जाति के लोगों को जोड़ने में कामयाब हो गए, भाईचारा बनाने में कामयाब हो गए, निश्चित रूप से साथियों मध्य प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हम लोग करेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए साथियों, आज हम सब परम पूज्य भाई साहब फूल सिंह चौहान साहब के इस 14वीं पुण्यतिथि के मौके पर आप सब लोग दूर दराज ग्रामीण अंचलों से चलकर यहाँ आए हैं। उनमें फूल सिंह चौहान साहब के प्रति आपकी आस्था है, आप लोग उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। साथियों, निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि उनका जो सपना था, और उनका खुद का अपना सपना नहीं था, महात्मा गौतम बुद्ध, संत कबीर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर वो खुद चले और लोगों को चलने के लिए उन्होंने जीवन भर प्रेरित किया। उसमें ज्यादा कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। हमें उन्हीं महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना है। हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आज दुश्मन ने हमारे महापुरुषों का उनकी जो पहचान को मिटाने का काम किया है। आपने देखा होगा कि महात्मा गौतम बुद्ध के साथ यही हुआ, संत कबीर के साथ भी यही हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी दुश्मनों ने यही चाल की कि उनके गले में माला और विचारों में ताला, तो अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए साथियों, ये हमारे पथ प्रदर्शक हुए हैं, मार्गदर्शक हुए हैं। हमें इनके मार्गदर्शन, इनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। हमें समाज में भाईचारा बनाना है। हमारे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमें इस देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाना है। एक ऐसे समाज की रचना करना है जहां पर हर बुजुर्ग का सम्मान हो, हर बहू बहन बेटी की अजमत सुरक्षित हो, हर नौजवान को रोजगार मिले। ऐसे समाज का हमें निर्माण करना है और ऐसे समता मूलक समाज का निर्माण करना है। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को कहा करते थे, ये देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। इसलिए साथियों, दुश्मनों ने इसको तोड़ने का काम किया, जाति जातियों में बिखेरने का काम किया, आपस में लड़ाने का काम किया। आज भाई का भाई दुश्मन है। इसलिए साथियों, इस भाई को पाटने की जरूरत है। समाज में एक अच्छे माहौल बनाने की जरूरत है। इस मौके पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं साथियों कि आप सब लोग दूर दराज बहुत ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर चल के आए हैं। आप सभी को जाना है। मैं पुनः इस मौके पर मैं परम पूज्य भाई साहब फूल सिंह चौहान साहब, जो इस पार्टी के संस्थापक रहे, बहुत ही भावपूर्ण और विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। तमाम महापुरुषों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर जो साथी बैठे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग शांतिपूर्वक यहाँ से चल करके महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य नई दिल्ली आस्था एसडीएम महोदय के द्वारा जो समस्याएं हैं, उसमें महंगाई,
और बेरोजगारी, कमजोर वर्गों पर बढ़ते अन्याय अत्याचार के विरोध में और निजीकरण के खिलाफ में। और एक और मुद्दा हमने लिया कि पिछड़े वर्ग की जो आबादी है 52% है और 52% की उनकी आबादी के मान से उनको शासन में, प्रशासन में, शिक्षा में, राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब 52% उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और जाति आधारित जनगणना जो सरकार ने अभी मना कर दिया कि 10 लाख लोग ऐसा झूठ बोल करके, हम ये चाहते हैं कि सरकार जाति आधारित जनगणना पिछड़े वर्ग के लोगों की करे। इन 4-5 मुद्दों को लेकर के हम लोग ज्ञापन देंगे। आप सबसे निवेदन है